तो गायनी की स्टार्टिंग करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसमें से पहले हम थोड़ा सा इसी के जो रैशनल है उसको अलग से देखेंगे नोट्स में। फिर उसके बाद हम फटाफट क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला है हमारा हम पढ़ेंगे वजाइना के बारे में, ठीक है। तो वजाइना में सबसे पहले वजाइनल कैनाल का पीएच कैसा होता है। तो वजाइनल कैनाल का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। जब क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या डॉटरलेंस बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से जो वजाइनल पीएच होता है वो कैसा होता है, वो होता है एसिडिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि मेनोपॉज के बाद क्या होता है। मेनोपॉज के बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है मेनोपॉज के बाद वो कम हो जाता है। इस वजह से जब ये बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो जो पीएच होगा वो एसिडिक नहीं रहेगा। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 3.5 से 4 होना चाहिए, तो 4.5 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ वजाइना के अपर साइड में होते हैं, 2/3 में ही होते हैं, ठीक है। पूरे वजाइना में बैक्टीरिया नहीं होते। प्रेगनेंसी में पीएच और कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन को और भी ज़्यादा रोकना रहता है, ठीक है। और ये जो एसिडिक मीडियम होता है ये इन्फेक्शन को वजाइना से अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसमें पीएच और भी ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है। तो ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है इसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो पीएच होता है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वही लिखा हुआ है, बिकॉज ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में है। बर्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, जो लैटरल वॉल होती है वेस्टिबुलर, ये क्या होता है कि जो वेस्टिब्यूल होता है ये होता है वेस्टिब्यूल, ठीक है। जो वेस्टिब्यूल होता है उसका जो लैटरल वॉल होता है नीचे की तरफ, किनारे की तरफ वजाइना के साइड में, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, बर्थोलिन ग्लैंड पर प्रेजेंट होती है। ये सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे, मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। इसकी जो ये पूछता है कि बर्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है, तो बर्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल में, ठीक है। जो लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा ऐसे कवरिंग होती है, उसके अंदर का ये पूरा जो हिस्सा होता है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो फीमेल का यूरेथ्रा के बारे में, तो फीमेल का ये पूरा वेस्टिब्यूल हो गया। इसके नीचे की तरफ होता है वेजाइना, इसके इंटीरियर साइड में होता है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। यूरेथ्रा होता कितना है, 1.5 इंच का होता है। ये स्ट्रेट होता है। कैथेटराइजेशन के टाइम पे वहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन जब यूरेथ्रा से अंदर कैथेटर चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पियर्सिंग थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम प्लस ट्रायंगुलर लिगामेंट होती है जहाँ से यूरेथ्रा पास करता है। मतलब ये क्या करता है, एक लिगामेंट होती है जो यूरेथ्रा को सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिए ये जो लेबिया माइनोरा होता है, ठीक है, ये लेबिया माइनोरा होता है। मैं एग्जैक्ट एनाटमी को डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना बेसिक आई होप सबको पता होगा, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा जो होता है उसके अंदर का ये पूरा हिस्सा क्या होता है, ये ट्यूब्यूल होता है। लेबिया माइनोरा जहाँ पर जाकर मिलती है उसको बोलते हैं फॉर्चेट, मतलब माइनोरा जहाँ पे फ्यूज़ करती है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्या होता है। तो देखिए 2 तरह के पेरिनियम होते हैं, एक होता है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, एक होता है एनाटॉमिकल पेरिनियम। तो जो हम पेल्विस पढ़ते हैं वो एक्चुअली में एनाटॉमिकल पेरिनियम का हिस्सा है, ठीक है। क्या है वो, एनाटॉमिकल पेरिनियम है वो। लेकिन जो हम यहाँ फॉर्चेट से लेके एनल तक का जो जगह होती है जहाँ पे बर्थ के टाइम पे जहाँ पे स्ट्रेच होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। ये पिरामिडल शेप का होता है। पिरामिडल मतलब ट्रायंगल शेप का होता है। वजाइना और एनल कैनाल के बीच में जहाँ पेल्विक फ्लोर, पेरिनियल मसल और फेसिया ये तीनों जुड़े हुए होते हैं उसको ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोलते हैं। क्या क्या जुड़ा होगा, पेल्विक फ्लोर, पेरिनियम मसल और फेसिया जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूटरस। यूटरस के बारे में देखा जाए तो यूटरस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं एंटीवर्टेड या एंटीफ्लेक्स।
मतलब कि यूट्रस अपनी भी जगह पे मुड़ा हुआ है और अपने आप में भी मुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा वजाइना, ठीक है। तो वजाइना से ये वजाइना, फिर यहाँ से क्या है, यूट्रस यहाँ इसमें ऐसे रहेगा, तो ये वजाइना से भी एक एंगल बनाएगा और ये इसका लाइन है, तो ये अपने आप से भी बेंट हो जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ। तो क्या हो जाएगा, जो यूट्रस होता है ये अपने आप से भी मुड़ा रहता है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स। तो इसे याद कैसे करेंगे, देखो, लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग। विदाउट बेंडिंग मतलब जो बिना मुड़ा वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीवर्टेड कहते हैं, ठीक है। विदाउट मतलब वर्टेड, विदाउट मतलब वर्टेड, ठीक है, एक तरह प्रोनाउंशिएट कर रहा है, तो विदाउट मतलब वर्टेड। अगर इफ़ बेंड फॉरवर्ड अपॉन इटसेल्फ, जो अपने आप पे मुड़ा हुआ है, मतलब अपने आप से जो यूट्रस एंगल बना रहा है उसको एंटी फ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बी एफ करके याद करो, बी मतलब बेंट, एफ मतलब फ्लेक्स। क्या हुआ है, बस बेंट हुआ है, किस पे, अपने आप पे, तो क्या हो जाएगा, बी एफ एंटी फ्लेक्स। तो एंटीवर्टेड होता है, एंटी फ्लेक्स होता है। फिर उसके बाद थिकेस्ट 3 लेयर होती हैं यूट्रस की, हमको पता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। जिसमें से जो मायोमेट्रियम है ये थिकेस्ट लेयर होती है क्योंकि ये मस्कुलर लेयर होती है। इसमें लिविंग लाइगेचर इसको लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ये इस तरह के स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे रहेगा। इसके बीच में यहाँ पे स्पाइरल आर्टरीज रहेंगी। तो ये ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, ये सिकुड़ेगा जब, तो ये जो स्पाइरल आर्टरी है इस पर प्रेशर क्रिएट करेगा और इसे बंद कर देगा, जिससे यहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी और पीपीएच नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिलीवरी के बाद क्या करता है, मतलब डिलीवरी के बाद ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर। आउटर लेयर ऑफ यूट्रस को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, हमें पता है। जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस लाइनिंग होती है यूट्रस की, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। फिर यूटेराइन पेसमेकर के बारे में पूछता है, यूटेराइन पेसमेकर को कार्नुआ ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। लेबर के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जैसे हमारी हार्ट में पेसमेकर होता है ना, ऐसे नोट, ऐसे ही यूटेराइन पेसमेकर भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्नुआ ऑफ यूट्रस। फिर यूट्रस का साइज़ पूछता है कि यूट्रस का साइज़ नॉन प्रेग्नेंट में कितना होता है, तो 7.5 याद रखना, फिर 2.5 घटा देना, 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। और टर्म के जब प्रेगनेंसी टर्म पे रहती है तो कितना होता है, 35, 25, 12.5, ठीक है। डिलीवरी के जस्ट बाद मतलब इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस का साइज होता है कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, 12.5 और 7.5, ठीक है। वेट ऑफ यूट्रस हमको पता है नॉन प्रेग्नेंट में कितना होता है, 60 ग्राम का होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये 1000 ग्राम का भी हो सकता है। फिर पूछता है डेसिडुआ, तो डेसिडुआ जो होता है, डेसिडुआ यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम होता है उसे ही बोलते हैं, लेकिन कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। मतलब इम्प्लांटेशन के बाद जो इंडोमेट्रियम होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। ये जो डेसिडुआ का कार्डिनल फंक्शन क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, जो फर्टिलाइज्ड ओवा होता है यही क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम में जा करके इम्प्लांट करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कब इम्प्लांट करता है, तो फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन पे जो जाइगोट होता है वो जा करके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि आर्कुएट यूट्रस क्या होता है, तो देखो ये यूट्रस होता है, ये बॉडी होती है, और ये होता है यूट्रस का फंडस वाला हिस्सा, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब जुड़ी होती है। तो ये जो फंडस है ये डोम शेप का होता है, ठीक है। अगर ये फंडस धंस जाता है बीच से, मतलब एक डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। जब डिप्रेशन होता है तो इसी को हम बोलते हैं आर्कुएट यूट्रस। क्या बोलते हैं, आर्कुएट यूट्रस। तो आर्कुएट यूट्रस में क्या धंस जाता है, फंडस का जो है डिप्रेशन हो जाता है। फिर डेसिडुआ प्रेगनेंसी के बाद हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम है वही चेंज हो गया था डेसिडुआ में। अब डेसिडुआ इतनी मोटी होती है कि इसकी खुद की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो डेसिडुआ बैसिलिस पहला हिस्सा, डेसिडुआ बैसिलिस ही ये वो पार्ट होता है जो कि जहाँ पर एम्ब्रियो और स्ट्रेटम बैसिलिस जो डेसिडुआ बैसिलिस होता है यही मैटरनल पोर्शन का प्लेसेंटा बनाता है, और डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा होता है वो डेसिडुआ बैसिलिस से ही सेपरेट करता है।
ठीक है। फिर कैप्सुलैरिस, कैप्सुलैरिस वो पार्ट होता है जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर करता है। ब्लास्टोसिस्ट पता है ना, जो जाइगोट है वही आगे चल के क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, है ना, फिर वही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको क्या करता है, कैप्सुलैरिस कवर करता है। फिर अब देखो बेसिलस, वो हिस्सा जो मैटरनल पोर्शन का क्या बना रहा था, प्लेसेंटा, ठीक है। कैप्सुलैरिस जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेगा। इन दोनों को छोड़ के जो हिस्सा बच गया डेसिडुआ का, उसको वेरा या पेरिटालिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब इम्प्लांटेड साइड के अलावा जो बचा हुआ डेसिडुआ है उसको क्या बोलते हैं, वेरा या पेरिटालिस बोलते हैं। फिर आता है कि जो कार्पस होता है सर्विक्स, उसका रेशियो क्या होता है। तो कार्पस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, बॉडी, और बॉडी ऑफ यूटरस, मतलब बॉडी के कंपेयर में सर्विक्स कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो देखो जो प्री प्यूबर्टल स्टेज होती है, ठीक है, मतलब 10 साल तक, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो यूटरस होता है, अभी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी बच्ची को, तो क्या होगा, तो उसका सर्विक्स बड़ा होता है, यूटरस छोटा होता है। तो यूटरस कितना होता है, यूटरस 1 गुना रहता है और उसका डबल क्या होता है, सर्विक्स होता है, मतलब सर्विक्स बड़ा होता है। रिप्रोडक्टिव एज में क्या हो जाता है कि जो यूटरस होता है वो 3 गुना हो जाता है, सर्विक्स बहुत छोटा रह जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होता है, 1:2 का रेशियो हो जाता है, क्योंकि जो यूटरस है उसका क्या होने लगता है, एट्रोफी होने लगती है, ठीक है। एट्रोफी होने की वजह से फिर से यूटरस सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्री प्यूबर्टल स्टेज में ही वो फिर से पहुंच जाता है। फिर सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है, सर्विक्स की लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये कैसे बनता है, मुलेरियन डक्ट से। हमको पता है मुलेरियन डक्ट जो होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन पार्ट्स होते हैं उनको बनाती है, जैसे कि यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स हो गया, इसे कौन बनाती है, मुलेरियन डक्ट से ये बनता है। फिर फैलोपियन ट्यूब 7 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका जो फैलोपियन ट्यूब का जो नैरोवेस्ट हिस्सा होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल। जो इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल को ही हम इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरोवेस्ट हिस्सा है, इसलिए अगर यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब का फटने का रिस्क बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। और आगे चल के ये फाल्स एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बनाता है। बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा वाला पार्ट एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बनाता है, कौन सा फिजियोलॉजिकल। तो देखो जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें कोई भी ट्रू एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं होता है। ट्रू एनाटॉमिकल स्फिंक्टर का मतलब होता है कि वहाँ पे प्रॉपर एक स्फिंक्टर बना होगा, जबकि फैलोपियन ट्यूब जो होता है वहाँ पर ये जो इंटरस्टिशियल है वहाँ पे सिर्फ एक रिंग होती है, ठीक है। वो एनाटॉमिकल स्फिंक्टर की तरह दिखाई देता है, बट एक्चुअली में वो एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं होता है। ये फैलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट पार्ट होने की वजह से ये और इस्थमस, तो उसे हम फंक्शनल स्फिंक्टर कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्चुअली में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें कोई भी ट्रू एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं होता है, सिर्फ फंक्शनल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है कोई चीज़ आगे बढ़ेगी तो फिर वो पीछे नहीं आने देगी, ठीक है। जैसे कि एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जब बना, जाइगोट बना, तो वो यूट्रस में जाएगा, ऐसा ना हो कि यूट्रस से वो फिर से फैलोपियन ट्यूब में आ जाए। बस इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्फिंक्टर है, ठीक है। एक्चुअली स्फिंक्टर नहीं है, वो नैरो होने की वजह से स्फिंक्टर की तरह से ही काम करता है। इसीलिए फंक्शनल स्फिंक्टर तो हम बोल सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं होता। अगर कोई कह भी रहा है तो वो फाल्स एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का, हमको पता है एम्पुला। ये लार्जेस्ट पार्ट होने की वजह से यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का और जेनाइटल टीबी मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। फिर फंक्शन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का, हमको पता है ये फर्टिलाइज्ड ओवा को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फैलोपियन ट्यूब का हम एक्सरे स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साल्पिंजोग्राफी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में पेग सेल पाई जाती है और ये न्यूट्रिशन या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसको, ओवम को। फिर आ जाता है ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है, पहला तो ओवा ये एग या ओवा को प्रोडक्शन करती है और ये हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर मीजोवेरियम क्या होता है, मीजोवेरियम वो जगह होती है जहाँ से ओवरी में नर्व और ब्लड की सप्लाई होती है। जैसे किडनी में हाइलम वो जगह होती है जहाँ से नर्व ब्लड की सप्लाई होती है, ऐसे ओवरी में जहाँ से नर्व और ब्लड की सप्लाई होती है उसको मीजोवेरियम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन और फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो एवोल्यूशन होता है ये हमें पता है कि जो एवोल्यूशन होता है
ये 14वें दिन पे होता है। मतलब अगर किसी की पीरियड की साइकिल कितनी है, मतलब एमसी की साइकिल कितनी है, 28 दिन की साइकिल में जो 14वां दिन होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होकर रप्चर हो जाते हैं और किसे रिलीज़ करते हैं, सेकेंडरी oocyte को। याद रखना किसे रिलीज़ करते हैं, सेकेंडरी oocyte को। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये 28 दिन की पूरी साइकिल होगी। पहले दिन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ब्लीडिंग टाइम होगा। फिर 14वें दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है उस दिन ओवल्यूशन होगा और क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। फिर जो 28वां दिन है पीरियड का उस दिन तो ये जो 14वां दिन है और 28 दिन, ठीक है, तो ये जो एवोल्यूशन है ये कब होगा, 14वें दिन पे। तो ये जो 14 डे आफ्टर एवोल्यूशन ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने का, क्योंकि यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट पीरियड के जो 14 दिन पहले हैं उस दिन क्या होता है, ओवल्यूशन होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने का। वो बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस टाइम पे सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। फिर पूछता है कि वायबिलिटी पीरियड ऑफ ओवम क्या होती है, मतलब जो ओवम होता है वो कितनी देर तक वाइबल जिंदा रहता है। तो रिलीज़ होने के ये 24 से 36 घंटे तक वाइबल रहता है। ये करेक्ट आंसर होगा, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब हम 12 से 24 करेंगे। ठीक है, तो 24 से 36 घंटे क्या होता है, वाइबल पीरियड होता है। ये ऑप्शन में नहीं है तो 12 से 24, अगर दोनों ऑप्शन में है तो 24 से 36। ठीक है, फिर उसके बाद है कि स्पर्म का वाइबल पीरियड कितना होता है, कब, इजेकुलेशन के बाद। तो इजेकुलेशन के बाद जो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म जो होता है वो 72 घंटे तक रह सकता है। यहाँ से दो चीज़ें याद कर सकते हैं कि 72 घंटे तक स्पर्म मैक्सिमम फीमेल जेनाइटल ट्रैक में भी रहता है और 72 घंटे ही स्पर्मेटोजेनेसिस में भी लगते हैं। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से जो वो मैच्योर स्पर्म बनता है उसमें भी कितने टाइम लगते हैं, 72 घंटे लगते हैं। फिर आता है मिशेल मर्ज, एक वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होता है एवोल्यूशन के टाइम पे जो क्या होता है, जब एवोल्यूशन होता है तो उस टाइम पे जो फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर करते हैं। फॉलिकल के रप्चर करने की वजह से कुछ ब्लड और फ्लूइड रिलीज होता है। ये ब्लड और फ्लूइड की वजह से जो हमारा पेरिटोनियल एरिया होता है वहाँ पे इरिटेशन होता है और एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मिशेल मर्ज साइन बोलते हैं। ठीक है, तो मिशेल मर्ज साइन किसका साइन है, एवोल्यूशन का, मतलब एवोल्यूशन हो चुका है। फिर एक और साइन पूछता है कि स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये क्या होता है। तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है जब इसको हम देखेंगे तो देखेंगे इसमें फर्न की तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, जो म्यूकस होगा उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बना होगा, फर्न का। अगर फर्न का स्ट्रक्चर बना है तो इसका मतलब क्या है कि एवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, इसी फर्न की तरह की स्ट्रक्चर का जो बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन बार्केट अपीयरेंस बोलते हैं हम। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस के। फिर एस्ट्रोजन के हाई होने पे क्या होता है, हमें पता है कि ये एंडोक्राइन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो एस्ट्रोजन होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक में क्या करता है, ये जो एफएसएच होता है उस पर नेगेटिव फीडबैक देता है। तो एस्ट्रोजन जब भी बढ़ेगा तो एफएसएच का सिक्रीशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से घट जाएगा। फिर आता है ग्रेफियन फॉलिकल का मैचुरेशन। ग्रेफियन फॉलिकल के मैचुरेशन के लिए हमेशा एलएच और एफएसएच दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब एलएच सर्ज होता है वही फॉलिकल को रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। तो अगर ये पूछता है कि सेकेंडरी oocyte किसकी वजह से रिलीज होता है तो एलएच सर्ज की वजह से। लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल के मैचुरेशन में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, तो एफएसएच और एलएच दोनों करता है। फिर एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो कार्पस लूटियम होता है वो डेवलप होता है, क्योंकि हमको पता है ये ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो बचेगा क्या, जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और एवोल्यूशन होता है। तो एलएच सर्ज कब होता है, एलएच सर्ज एवोल्यूशन के 24 घंटे पहले होता है। मतलब जब एलएच बढ़ जाएगा, ठीक है, एलएच बढ़ जाएगा 24 घंटे पहले, तब उसके बाद क्या होगा, 24 घंटे के बाद ग्रेफियन फॉलिकल क्या होंगी, वो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। फिर आता है एफएसएच। एफएसएच जो है फॉलिकल और oocyte के मैचुरेशन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, और यही मतलब जो एफएसएच है यही ओवेरियन साइकिल को भी इनिशिएट करती है। एवोल्यूशन के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि एवोल्यूशन के बाद क्या
क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की बढ़ने की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, ये 0.5 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। फिर एक ड्रग होती है क्लोमिफिन। क्लोमिफिन क्या करती है, ये एवोल्यूशन को इंडक्शन करवाती है, मतलब एवोल्यूशन हो, ठीक है, एवोल्यूशन ज़्यादा हो, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इंडक्शन ऑफ एवोल्यूशन के लिए। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये दवा लेने की वजह से एवोल्यूशन ज़्यादा होता है और एक साथ सेकेंडरी ओसाइट कई रिलीज़ हो सकते हैं। इसीलिए क्लोमिफिन का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमको पता है स्पर्म के मिलने, स्पर्म और मैच्योर ओवम का मिलना क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब स्पर्मेटोजोअन्स जो होते हैं मैच्योर ओवम के साथ मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। फिर एक टर्म, दो टर्म होते हैं, सुपरफिटेशन और सुपरफेकंडेशन। सुपरफिटेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मतलब कि क्या होता है जनरली कि प्रेगनेंसी के बाद, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। बट अगर ऐसा हो जाए कि हाँ, ये वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग रिलीज़ हुआ वो फर्टिलाइज़ हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़ होने के बाद फिर से अगली बार क्या हुआ, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, जबकि नहीं आना था, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी तो क्या होगा, फिर से एक एग रिलीज़ होगा और वो भी फर्टिलाइज़ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है दो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब दो ओवा रिलीज़ होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सुपरफिटेशन, और दोनों ओवा कैसे हो जाएंगे, फर्टिलाइज़ हो जाएंगे, तो क्या होगा, सुपरफिटेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन दो बार हो जाएगा। सुपर फेकंडेशन में क्या होगा कि जनरली क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग रिलीज़ होता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो एग रिलीज़ हो जाए और दोनों फर्टिलाइज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर फेकंडेशन, ठीक है। सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो एग रिलीज़ हो जाए और दोनों क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए गोनाडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। गोनाडोट्रोपिन में कौन सा हार्मोन आता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एफएसएच और एलएच। कौन सी ग्लैंड होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, वो होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में हम जानते हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन्स निकालती है। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन क्या करता है, ये डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल से सिक्रीट होता है। जो ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं जो कि मैच्योर हो रही हैं वहाँ से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल होती है, एक होती है ओवेरियन साइकिल, एक होती है यूटेराइन साइकिल। जो ओवेरियन साइकिल होती है ये कैसे इनिशिएट होती है, एफएसएच से, ठीक है। तो जो ओवेरियन साइकिल होती है इसमें बस दो फेज होते हैं, जबकि जो यूटेराइन साइकिल होती है इसमें तीन फेज होते हैं, ठीक है। जो ओवेरियन साइकिल का पहला फेज है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओवरी में ग्रो करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है फॉलिकुलर फेज। ये 14 दिन का होता है, ये चेंज भी हो सकता है। फिर आता है ल्यूटियल फेज। हमने पढ़ा था कि ओवल्यूशन के बाद जो बची हुई मैच्योर फॉलिकल थी, मतलब जो जिसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका था, वो किस में चेंज हो गई थी, कार्पस ल्यूटियम में। यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनेगा, इसी वजह से ये जो 14 दिन होंगे इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट 14 दिन का होता है, चाहे किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 31 दिन का हो, 32 दिन का हो, 35 दिन का हो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे 22 दिन का हो, लेकिन जो ल्यूटियल फेज होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज चेंज हो सकता है। फिर ये हो गया हमारा ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल कैसे इनिशिएट होता है, एफएसएच से। फिर आता है यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल में जो डे 1 होता है और डे 5, हमें पता है ये इसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। उसके बाद डे 5 से लेकर डे 14 तक, ठीक है, जो यूटरस का एंडोमेट्रियम होता है जो यूटरस का एंडोमेट्रियम होता है वहाँ पे
वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ एस्ट्रोजन की वजह से हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है, सेल का नंबर बढ़ रहा होता है और वहाँ की जो दीवार होती है वो मोटी हो रही होती है, तो प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं उसको। मतलब इंडोमेट्रियम क्या है, प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव क्योंकि वहाँ पे सेल क्या हो रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहे हैं बार बार, मतलब सेल डिवीजन को प्रोलिफरेशन भी तो बोलते हैं, तो प्रोलिफरेट हो रहे हैं, इसीलिए इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। फिर 14 दिन के बाद जब सेकेंड ट्यूबसाइट रिलीज हो जाता है तब आता है सिक्रेटरी फेज, क्योंकि अब क्या है, कार्पस ल्यूटियम बन गया और कार्पस ल्यूटियम क्या निकालता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीट होने की वजह से इस फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। ये 14 दिन का होता है, ठीक है। फिर डे 1 से मतलब अगर ये पूछे फॉलिकुलर फेज में कौन सा फेज आता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। ये डे 1 से लेकर डे 14 तक रहता है, मतलब 14 दिन तक रहता है, ठीक है। अगर मान लो किसी की साइकिल 36 दिन की है, ठीक है, किसी की साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 36 दिन की है, तो उसमें पूछेंगे कि ओवल्यूशन कब होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो ल्यूटियल फेज होता है ना, जो ल्यूटियल फेज होता है ये हमेशा कांस्टेंट फेज होता है। तो ऐसे ही जो 36 दिन होगा उसमें भी तो 14 दिन कांस्टेंट फेज होंगे, तो इस 14 दिन को घटाएंगे तो 22 दिन आएगा। मतलब उसके में 22 दिन पे क्या हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरेज कितना ब्लड लॉस होता है, 50 से 100 ml, ऑन एन एवरेज 80 ml, ठीक है। फिर आता है ट्यूबेक्टमी। क्या होती है ट्यूबेक्टमी, हमको पता है, मतलब ये पूछते हैं कि ट्यूबेक्टमी कब की जाती है, तो ट्यूबेक्टमी पता है ना, महिला नसबंदी कब की जाती है, प्रोलिफरेटिव फेज में, मतलब एग के रिलीज होने के पहले हमेशा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो स्थमक फैलोपियन ट्यूब का स्थमस वाला पार्ट होता है उसको काट के और लाइगेट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं, ठीक है। फिर जो लेट सिक्रेटरी फेज होता है उसमें क्या होता है, हमको पता है प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज़्यादा अमाउंट रिलीज होता है ताकि एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो कैसा रहे, वो सस्टेन रहे, ठीक है। और प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे। जो लेट सिक्रेटरी फेज होता है इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में इंडोमेट्रियल ग्लैंड की ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है, इंडोमेट्रियल ग्लैंड की। और ये जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड होता है इसमें ग्लाइकोजन फिल होता है। ग्लाइकोजन फिल होने की वजह से वो जो जगह है वो कैसी दिखाई देती है, कॉर्क स्क्रू शेप की दिखाई देती है। तो पूछता है कॉर्क स्क्रू शेप किस फेज में दिखाई देता है, तो पीआर में ये क्वेश्चन गलत है, लेट सेक्रेटरी फेज में ही दिखाई देता है, ठीक है। फिर ग्रैनुलोसा सेल क्या होती है, ग्रैनुलोसा सेल जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में सिंगल फ्लैट लेयर होती है जो कि साइड को सराउंड करती है, घेर के रखती है और मैच्योर हो रही साइड को सपोर्ट करती है और नर्चर करती है। नर्चर मतलब न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। तो ग्रैनुलोसा सेल क्या करती है, जो प्राइमरी फॉलिकल था उसकी एक सिंगल सी लेयर होती है जो उसको घेर के रखती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नर्चर प्रोवाइड करते हैं। मीनार्की हमको पता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मीनार्की। फिर मेनोपॉज जब परमानेंट सिजेशन हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, और ये ध्यान रखना है कि पीरियड कितने महीने तक बंद रहेगा, 12 महीने तक, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे। मेनोपॉज में किसका लेवल घट जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। एस्ट्रोजन के लेवल के घटने की वजह से इसका जो फीडबैक जाएगा वो LH FSH पे जाएगा, जिसकी वजह से FSH और LH क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मेनोपॉज के बाद कौन सा हार्मोन हाई रहता है, FSH और LH, और क्या कम हो जाता है, एस्ट्रोजन। मेनोपॉज का कारण क्या होता है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि किसी को मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाता है, 35 साल से पहले ही आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। तो जो प्री मैच्योर मेनोपॉज का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, वैसोमोटर सिम्टम, मतलब हॉट फ्लैशेस आते हैं। ये भी हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि हमको पता है एस्ट्रोजन कम होने की वजह से FSH और LH बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस पर असर पड़ता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से हॉट फ्लैशेस आते हैं, नाइट स्वेट आता है, और जो बोन होती है वो लॉस होने लगती है, जिसको ऑस्टियोपनिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इनफर्टिलिटी तो हो ही जाएगी क्योंकि मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन के डिक्रीज होने की वजह से जो वजाइना होती है वो मेनोपॉज वुमेन में ड्राई हो जाती है, ठीक है, और उनका जो वजाइनल एपिथेलियम होता है वो भी पतला हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस, ठीक है, एट्रोफिक वेजिनाइटिस। फिर एक है कैलिमैक्टेरिया। क्या होता है, जो पूरा एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज के बीच में, सेक्सुअल मैच्योरिटी मेनोपॉज के बीच में जो ट्रांजिशनल फेज आता है उसको क्या बोलते हैं, कैलिमैक्टेरिया बोलते हैं। मतलब मेनोपॉज वुमेन
इसको ही एक्चुअली में क्लाइमैक्टेरिक बोलते हैं, ठीक है। मेनोपॉज को कॉम्प्लिकेशन के सभी मतलब जो क्लाइमैक्टेरिक होता है इसमें भी मेनोपॉज के सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वैसोमोटर सिम्टम, इंक्रीमेंटल बोन लॉस, कार्डियोवैस्कुलर का रिस्क बढ़ जाना और इनफर्टिलिटी। तो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि वेजाइनल कैनाल में नॉर्मली उसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है। तो हमको पता है कैसा पीएच था, एसिडिक पीएच था। कितना था, 3.5 से 4 था। और कौन सा बैक्टीरिया किसकी वजह से था, लैक्टोबैसिलस की वजह से। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वजाइना होता है उसके अपर 2/3 में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, डॉर्डरलाइन बैसिलाई, जिसको हम क्या बोलते थे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फिर कह रहा है जो एसिडिक मीडियम होता है वजाइना का उसे कौन मेंटेन करता है। तो डॉर्डरलाइन बैसिलाई करता है। पीएच जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वजाइना का पीएच कैसा होता है, तो वजाइना का पीएच हमेशा एसिडिक होता है। मेनोपॉज के बाद कैसा हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वजाइन एक्चुअली में वे वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होती है और वजाइना के पास में ये ओपन होती है, ठीक है। तो ओपनिंग कहाँ होती है बर्थोलिन डक्ट की, बर्थोलिन डक्ट की ओपनिंग जो होती है वो कहाँ होती है, वेस्टिब्यूल में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो क्या कहते हैं, जो एक नर्स है वो कैथेटराइजेशन कर रही है फीमेल का, प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसमें यूरेथ्रा के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ एक्सेप्शन है वो पूछ रही है। तो हमको पता है यूरेथ्रा कितना इंच होता है, 1.5 इंच का लेंथ होती है इसकी। ये वजाइना के एंटीरियर साइड में होता है, पोस्टीरियर नहीं। तो ये बात इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वो कौन सा पेरिनियम होता है जहाँ पर पैल्विक फ्लोर पिरामिडल शेप का होता है और पैल्विक फ्लोर पेरिनियल मसल और फेशिया आकर के मिलते हैं। तो हम जानते हैं उस पेरिनियम को ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोलते हैं। एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या होता है, जो पेल्विस का हिस्सा होता है जिसमें कॉकिक्स पीछे की तरफ से क्या कहते हैं, कॉकिक्स होता है। जो हमारा स्पाइनल वर्टिब्री होती है उसका क्या होता है, कॉकिक्स होता है, और आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, और बगल से क्या होता है, इशियल स्पाइन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एनाटॉमिकल कर्व। मतलब ऐसे याद रखो, जो बोन वाला हिस्सा होता है ना वो एनाटॉमिकल कर्व होता है, और जो बाहर से दिखता है, जो डिलीवरी के टाइम पे जो स्ट्रेच करता है वो क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम होता है। फिर कह रहा है कि जो लेबिया माइनोरा होता है उसका जो लोअर पोर्शन होता है जहाँ पे वो फ्यूज़ करता है उसको क्या, तो हम जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्चेट। अच्छा, लेबिया मेजोरा जहाँ पे जा करके मिलता है नीचे की तरफ उसको कमीसर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कमीसर बोलते हैं। फिर उसके बाद यूट्रस आ गया। हमने क्या पढ़ा था, यूट्रस कैसा होता है, एंटीवर्टेड होता है, एंटीफ्लेक्स होता है। एंटीवर्टेड मतलब विदाउट बेंड, मतलब जो वजाइना से बना रहा है। एंटीफ्लेक्स मतलब जो बेंड होता है वो वाला हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब फॉरवर्ड बेंडिंग होती है यूट्रस की, मतलब आगे की ओर जो झुका होता है यूट्रस वजाइना से, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, उसको बोलते हैं एंटीफ्लेक्शन, ठीक है। वजाइना से जो एक एंगल बना करके यूट्रस ऐसे होकर के झुका होता है वो क्या होता है, वो एंटीफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटीफ्लेक्शन होता है। वजाइना से जो एंगल बनेगा वो क्या है, एंटीफ्लेक्शन। और जो यूट्रस का खुद से एंगल बनेगा वो क्या है, एंटीवर्जन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो बेंडिंग हुई है यूट्रस की वजाइना से वो क्या है, एंटीफ्लेक्शन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, ध्यान रखना। बी मतलब बेंड, एफ मतलब फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन किससे होता है, वजाइना से, ठीक है। यूट्रस में जो डिप्रेशन होता है फंडस एरिया में, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं, उसे आर्कुएट यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। फिर मायोमेट्रियम का जो थिकेस्ट पार्ट, यूट्रस का थिकेस्ट पार्ट को क्या बोलते थे हम, मायोमेट्रियम बोलते थे। लिविंग लाइकेचर भी मायोमेट्रियम को ही बोलते हैं, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो म्यूकस लाइनिंग होती है यूट्रस की, मतलब जो यूट्राइन कैविटी बनाता है, अंदर वाला हिस्सा जो बनाता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते थे। फिर कह रहे जो आउटर लेयर होती है यूट्रस की उसे क्या बोलते हैं, तो हमको पता है 3 लेयर होती है। बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है, अंदर वाली मायोमेट्रियम होती है, और बिल्कुल अंदर वाली क्या होती है, इंडोमेट्रियम। मतलब बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली इंडोमेट्रियम।
जो यूट्राइन पेसमेकर होता है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से आके जुड़ती है उस जगह को कार्नू ऑफ यूट्रस बोलते हैं। वहीं पर ट्यूबल ऑस्टिया प्रेजेंट होता है और वही ट्यूबल ऑस्टिया क्या है, यूटेराइन पेसमेकर, जो कि डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यहीं से इनिशिएट होता है। ठीक है, नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस कितना था, हमने पढ़ा था 7.5 में से 7.5 में से 2.5 घटा देंगे, फिर 5, फिर उसमें से 2.5 घटाएंगे, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद नॉर्मल जो यूट्रस का वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम का होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये 1000 ग्राम तक जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो प्रेग्नेंट स्टेट में इंडोमेट्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। और डेसिडुआ क्या का कार्डिनल फंक्शन क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम, उसको क्या कहते हैं, तो उसे डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कार्डिनल फंक्शन होता है डेसिडुआ का, वो क्या होता है, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये इम्यूनिटी और हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, ये इंडोमेट्रियम ही तो है जो प्रेगनेंसी में डेसिडुआ बन गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डेसिडुअल लेयर होती है थ्रू विच सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब डेसिडुआ की वो कौन सी लेयर होती है जहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट करता है। तो जहाँ से प्लेसेंटा मदर से जुड़ेगा वही चीज़ तो सेपरेट करेगी। और मदर से कौन सी लेयर जुड़ी होती है, जो मदर मतलब मैटरनल प्लेसेंटा को बनाता है, और मैटरनल प्लेसेंटा को कौन बनाता है, डेसिडुआ बेसिलस। ठीक है, डेसिडुआ बेसिलस क्या होता है, मैटरनल प्लेसेंटा को बनाता है और यहीं से जो सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का वो होता है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मैटरनल कंपोनेंट होता है प्लेसेंटा का, ठीक है, प्लेसेंटा का जो मैटरनल कंपोनेंट होता है वो किस लेयर से बनता है, अभी मैंने ऊपर बताया डेसिडुआ बेसिलस। फिर उसके बाद कह रहा है 10 साल तक कार्पस और सर्विक्स का रेशियो क्या होता है, तो हमें पता है 10 साल तक क्या है, प्रेगनेंसी तो कंसीव करनी नहीं है तो यूट्रस की ज़रूरत नहीं है, तो यूट्रस बहुत छोटा होगा और सर्विक्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो बॉडी होगी वो कितनी होगी, एक होगी, तो उसका डबल क्या होगा, सर्विक्स होगा। ठीक है, फिर सर्विक्स की लेंथ हमको पता है कितनी कितनी पढ़ी थी हमने, 2.5 सेंटीमीटर पढ़ी थी। सर्विक्स किससे डेवलप हो रहा था, मुलेरियन डक्ट से, है ना। फिर उसके बाद क्या आ गया, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में हमको पता है फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 7 से 12 सेंटीमीटर। इसमें एक पेग सेल पाया जाता है, तो पेग सेल हमको पता है क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, है ना। किसको प्रोवाइड कर रहा था, ओवम को। फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट पार्ट क्या होता है, इंटरेस्टिशियम। ये याद रखना, सबसे नैरोवेस्ट होता है इंटरेस्टिशियम, उसके बाद स्थमस। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पढ़ा था हमने, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फैलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन है वो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज्ड ओवा को ये आगे की तरफ यूट्रस की तरफ भेजता है। तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, एक तो फर्टिलाइजेशन और दूसरा जो फर्टिलाइज्ड ओवा है उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब झाड़ू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओवम को ऐसे ऐसे बाहर के आगे की तरफ भेजते हैं, यूट्रस की तरफ। ठीक है, तो ये काम भी किसका होता है, फैलोपियन ट्यूब का, क्योंकि ओवम जो होता है वो मोटाइल नहीं होता, वो खुद नहीं चल सकता, जबकि स्पर्म चल सकता है। तो बिना चले उसे यूट्रस तक कैसे जाएगा, कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पहुँचानी चाहिए ना। तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसके पास सीलिया होते हैं। ठीक है, जैसे झाड़ू का स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ओवम को आगे की तरफ भेजते हैं, यूट्रस की तरफ भेजते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे को क्या कहते हैं, सैल्पिंजोग्राफी बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम होता है वो किस दिन इम्प्लांट होता है, ये भी हम जानते हैं, 7वें दिन इम्प्लांट होता है। ठीक है, फीमेल का कौन सा ऑर्गन होता है जो कि एग को प्रोड्यूस करता है, तो हमको पता है ओवरी क्या करता है, 2 काम करता है, एक तो एग को प्रोड्यूस करता है और दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी प्रोड्यूस करता है। फिर कह रहा है जो फीमेल हार्मोन होते हैं जो कि ओवरी से सिक्रीट होते हैं, तुमको पता है ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। फिर कह रहा है कि ओवरी में जहाँ से ब्लड और नर्व की सप्लाई होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीजो ओवेरियम। वो जगह होती है जहाँ से ओवरी में ब्लड और नर्व की सप्लाई होती है। ठीक है, फिर होगी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ गया एवोल्यूशन और फर्टिलाइजेशन। इसमें है कि जो रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल है ये सेकेंडरी oocyte को 14 दिन पे रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अगर 28 दिन की साइकिल है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो क्या रिलीज़ हो रहा है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ को ही ओवल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है,
ये पूरे 28 दिन की साइकिल होती है, जिसमें दो मतलब ओवेरियन साइकिल अलग चलती है और यूटेराइन साइकिल अलग चलती है, ठीक है। तो एवोल्यूशन कब होता है? अगले पीरियड के 14 दिन पहले। ये चीज़ याद रखना, पीरियड के 14 दिन बाद नहीं, अगले पीरियड के 14 दिन पहले, क्योंकि ल्यूटियल फेज ही कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम ये क्या कहेंगे, 14 दिन पहले, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन पहले, मतलब ब्लीडिंग जिस दिन है उसके 14 दिन पहले, ठीक है। प्रेगनेंसी को अचीव करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? एवोल्यूशन के बाद। एवोल्यूशन के बाद मतलब 14 मतलब पीरियड के वही 14 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, एवोल्यूशन होगा। अगर कह रहा है 28 दिन में ह्यूमन ओवेरियन साइकिल एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन किस दिन होता है? हम जानते हैं एवोल्यूशन 14 दिन पे होता है, ठीक है। 14 दिन पे एवोल्यूशन होता है अगर 28 दिन की साइकिल है तो। अगर 28 दिन साइकिल नहीं लिखा है तो हम क्या समझेंगे उसको, तो हम ये बोलेंगे कि अगले पीरियड के मतलब अगले एक्सपेक्टेड ब्लीडिंग फेज के 14 दिन पहले, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बाद जो ओवम होता है वो कितने देर तक सर्वाइव करता है? तो देखो इसमें जो आंसर होगा वो 24 से 36 होगा, ठीक है। 24 से 36 घंटे तक जो ओवम का वाइबिलिटी होता है वो होता है। अगर 24 से 36 नहीं दिया होता तो हम 12 से 24 को सही करते, ठीक है। फिर उसके बाद इजैकुलेशन के बाद स्पर्म कितनी देर तक जेनाइटल ट्रैक में रहता है? तो 72 घंटे तक, और इतना ही टाइम किस में भी लगता था? स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब स्पर्म को मैच्योर होने में। फिर मिशेल मर्ज हमको पता है कि जब ओवल्यूशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से पेट में क्या होता है, दर्द होता है। कब दर्द होता है? एवोल्यूशन के टाइम पे। तो मिशेल मर्ज किस चीज़ से रिलेटेड है? एवोल्यूशन से। तो मिशेल मर्ज किस घटना से रिलेटेड है? फिनोमिना मतलब घटना, किस घटना से रिलेटेड है? एवोल्यूशन के। फिर फ्लीटिंग है एब्डोमिनल पेन, फिर से वही कह रहा है फॉलिकुलर बीइंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन। तो फॉलिकल की ब्लीडिंग की वजह से जो पेरिटोनियल इरिटेशन हो रहा है उसमें जो पेट में फ्लीटिंग पेन हो रहा है वो उसको क्या बोलते हैं? मिशेल मर्ज। फिर कह रहा है कि जो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में तो क्या होगा, तो हमको पता है। अच्छा, एवोल्यूशन कौन कराता है? एलएच कराता है। लैक्टेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? प्रोलैक्टिन करता है। एफएसएच के सिक्रीशन को कौन रोक देता है? जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या होता है? जब एस्ट्रोजन घट जाता है, ठीक है, मेनोपॉज के बाद। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ग्राफियन फॉलिकल मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है, ठीक है। स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग ट्रू, कौन सी बात सही है? तो मैचुरेशन जो होता है ये इन्फ्लुएंस्ड बाई, उसमें एफएसएच एलएच दोनों की ज़रूरत होती है। एलएच अगर सिर्फ है तो ये क्या करता है, ये एलएच जो होता है ये सर्च करता है और एवोल्यूशन को करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो एवोल्यूशन होता है ये कब होता है? जब ब्लड में एलएच सर्च होता है, मतलब एलएच बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और हमको पता है एवोल्यूशन के कब हाई होता है? एवोल्यूशन से 24 घंटे पहले एलएच हाई हो जाता है ब्लड में, ठीक है। तो हार्मोन जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है तो एलएच हार्मोन, लुटेनजिंग हार्मोन उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो कार्पस ल्यूटियम बना था, ठीक है, वो किसके इन्फ्लुएंस में बनता है? तो वो एलएच, क्योंकि एलएच क्या करेगा? एवोल्यूशन कराएगा, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वही तो कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। तो इसीलिए जो एलएच होगा वही कार्पस ल्यूटियम को बनने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कौन सा हार्मोन होता है जो उस साइड का मैचुरेशन करवाता है, ठीक है। तो उस साइड का मैचुरेशन कौन करवाता है? एफएसएच। इसीलिए इसका नाम ही क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है। फिर एवोल्यूशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, हमने पढ़ा था 24 घंटे पहले एलएच सर्च हो जाता है, एलएच बढ़ जाता है, उसकी वजह से 24 घंटे बाद क्या होता है? एवोल्यूशन हो जाता है। एलएच सर्च कब होता है? बिफोर एवोल्यूशन के, कब? 24 घंटे पहले। फिर उसके बाद कह रहा है एवोल्यूशन, फिर से वही क्वेश्चन, किसकी वजह से होता कह रहा है इंक्रीज बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बाद टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है बॉडी का? क्योंकि क्या निकल रहा था? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन की वजह से बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। फिर कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? इंडक्शन ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन करवाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? तो उसका नाम होता है क्लोमिफेन। फिर उसके बाद कह रहा है क्लोमिफेन का
साइड कॉम्प्लिकेशन पूछा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि बहुत मतलब कई ओवम रिलीज़ हो जाते हैं, और कई ओवम जब रिलीज़ होंगे तो सब फर्टिलाइज हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्म भी तो मिलियंस में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। फिर कह रहा है स्पिन बार्केट अपीयरेंस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी एवोल्यूशन से रिलेटेड है। जब एवोल्यूशन होता है तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें फर्न लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम स्पिन बार्केट अपीयरेंस बोलते हैं। फर्न टेस्ट से हम क्या असेस करते हैं, एवोल्यूशन को असेस करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब स्पर्मेटोजोआ मैच्योर ओवम से मिलता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हमें पता है कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नोन एज, जो अगर हमें क्या पता है, अगर डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ओवा फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं तो उसे सुपरफिटेशन बोलते हैं। सुपर फकंडेशन में क्या था, सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ओवा रिलीज होंगे और दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन और ओवेरियन साइकिल आ गया। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, गोनाडोट्रोफिन, जिसमें FSH LH दोनों आता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो ग्लैंड कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, जो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल जो होती है उसी के अंदर से ही तो ओवा रिलीज़ होता है, सेकेंडरी oocyte, तो वहाँ से ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। फिर कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट कौन करता है, तो इनिशिएट कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर ओवेरियन साइकिल को जो ओवेरियन साइकिल होती है इसे कौन इनिशिएट करता है, FSH, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर उसके बाद कह रहा है कि ओवरी में जो जब फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम जानते हैं, फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो उसी के नाम पे पड़ता है क्या, फॉलिकुलर फेज। फिर कह रहे हैं जो फॉलिकुलर फेज होता है ये कब होता है, तो हमें क्या पता है कि मेंसेस मतलब जैसे ही ब्लीडिंग फेज होती है वहाँ से लेकर के 14 दिन तक क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। कांस्टेंट फेज किसको बोलते हैं, ये भी हम जानते हैं, ल्यूटियल फेज को, क्योंकि ये कांस्टेंट 14 दिन का होता है। फिर वही क्वेश्चन है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 36 दिन की साइकिल है, तो एवोल्यूशन कब होगा, इसमें से 14 दिन घटा देंगे तो 22वें दिन पे क्या होगा, एवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब 20 से 24 दिन पे एग रिलीज होगा। एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है एमसी में एवरेज ब्लड लॉस जो होता है वो 50 से 100 ml होता है, मतलब 80 ml होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ट्यूबेक्टमी मतलब महिला नसबंदी कब की जाएगी, तो ओव्यूलेशन के पहले, मतलब प्रोलिफरेटिव फेज में। फिर उसके बाद कह रहा है कि लाइनिंग सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट बाय LH एंड डेवलप कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, बट यहाँ पे ल्यूटियल फेज नहीं दिया है। तो जब ओवरी का ल्यूटियल फेज चलता है तो यूट्रस का क्या चलता है, सिक्रीटरी फेज, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया, जब ओवरी का क्या चलता है, ल्यूटियल फेज चलता है, तो यूट्रस का क्या चलता है, सिक्रीटरी फेज चलता है। फिर प्रोजेस्ट्रॉन कब, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटेड ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज। जो सिक्रीटरी फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन क्यों इतना ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम होता है ये एंडोमेट्रियम को थिक करके रखता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे जब इम्प्लांटेशन हो तो जो जाइगोट है वो अच्छे से वहाँ पे इम्प्लांट हो जाए और नरिशमेंट ठीक से पहुँचता रहे। फिर कह रहा है कॉर्क स्क्रू शेप इंडोमेट्रियल ग्लैंड जो होती है ये कब देखने को मिलती है, तो ये एक्चुअली में लेट सिक्रीटरी फेज में देखने को मिलती है। इसमें डी ऑप्शन गलत है, ये लेट सिक्रीटरी फेज में देखने को मिलती है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन के वजह से वो जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है वहाँ पे ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो उस समय क्या देखने को मिलता है, कॉर्क स्क्रू शेप का दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कब होता है, लेट सिक्रीटरी फेज में। फिर कह रहा है कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है उसमें एक सिंगल फ्लैट लेयर होती है, ठीक है, जो कवर करके रखती है oocyte को। तो इसका काम क्या होता था, इसका काम था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और इस सेल को क्या बोलते थे, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte को
कौन नरिशमेंट देता है? ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है, कौन नरिशमेंट देता है? ग्रैन्युलोसा सेल। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड आ गया, तो पीरियड जो पहली बार आता है उसको मेनार्की बोलते हैं। अगर पीरियड बंद हो जाता है मतलब परमानेंट सीज कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। एंडोक्राइन मेनोपॉज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एवरेज एज जो होती है मेनोपॉज की वो कितनी होती है? 47 साल होती है। रेंज ऑफ मेनोपॉज क्या होता है? 45 से 50, अगर रेंज पूछ रहा है। प्री मैच्योर मेनोपॉज क्या होता है? 35 साल या 40 साल के पहले ही पीरियड क्या है? बंद हो गया है। डिले मेनोपॉज क्या होता है? जब 55 साल भी हो जाए फिर भी फीमेल को क्या हो? पीरियड आता रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी चलती रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? डिलेड मेनोपॉज। फिर उसके बाद मेनोपॉज में जो अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हमको पता है कि मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसमें ये पता करने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस की स्टार्टिंग हो गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्कैन किया जाता है जिसका नाम होता है डेक्सा स्कैन। ठीक है, किसका करते हैं? सबसे पहले हिप का और लंबर वर्टिब्रा का, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो हिप और लंबर वर्टिब्रा से ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो मम्मी लोग होती हैं जो मतलब मेनोपॉज के बाद 45 से 45-55 ऐसे एज में क्या होता है? लंबर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, बोलते हैं ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इस मेनोपॉज के बाद कमर दर्द स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होती है कहाँ से? लंबर वर्टिब्रा से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, फिर तो हम सबसे पहले किसका डेक्सा करते हैं? लंबर का और हिप का। फिर मेनोपॉज में जो फीमेल होती है उसमें वैसोमोटर सिम्टम के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? एस्ट्रोजन थेरेपी, क्योंकि एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से ही वैसोमोटर सिम्टम आए थे। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? फॉर फीमेल विद एट्रोपिक वेजिनाइटिस, हमने पीछे पढ़ा था ना एट्रोपिक वेजिनाइटिस, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो वजाइनल वॉल थी वो उसकी थिनिंग हो गई थी ना, और ड्राइनेस हो गया था, तो उसकी वजह से ईचिंग भी होती है। तो ऐसी फीमेल जिनको एट्रोफिक वेजिनाइटिस है और ईचिंग है तो उनमें हम टॉपिकल एस्ट्रोजन जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है 1 ग्राम का। ठीक है, फिर कंट्राइंडिकेशन क्या होता है? एस्ट्रोजन थेरेपी किन्हें किन्हें नहीं दी जाती है? तो ब्रेस्ट या यूटेराइन कैंसर है उसमें नहीं दी जाती है। ठीक है, अगर किसी को कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो भी नहीं दिया जाएगा। थ्रोम्बोइम्बोलिक एपिसोड्स की हिस्ट्री है तो भी नहीं दिया जाएगा। लीवर या गाल ब्लैडर डिजीज़ है या यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं तो फिर एस्ट्रोजन थेरेपी कंट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद तो मेनोपॉज के क्वेश्चन हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्या है? एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या नहीं होता है? तो देखो, एस्ट्राडायोल लेवल मतलब एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, ये बात सही है। FSH घट जाता है, गलत कह रहा है। एस्ट्रोजन घटता है, एस्ट्रोजन के घटने की वजह से FSH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और FSH भी बढ़ता है और LH भी बढ़ जाता है। फिर कह रहा है एंड्रोजन, हाँ तो एंड्रोजन भी बढ़ता है, इसीलिए देखेंगे मेनोपॉज के बाद कुछ मेल मतलब आवाज़ भारी हो जाती है, थोड़ा जो दाढ़ी आने लगती है, थोड़ी मूंछ के बाल थोड़े होने लगते हैं, है ना, तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि एंड्रोजन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन घटने की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाता है, नेगेटिव फीडबैक FSH LH पे जाता है, जिसकी वजह से FSH और LH क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर मेन कॉज क्या होता है मेनोपॉज का? मेनोपॉज का मेन कारण क्या होता है, क्यों होता है? तो हमें पता है कि एस्ट्रोजन क्या होता है? कम हो जाता है ना, तो इसकी वजह से मेनोपॉज हो जाता है। फिर कह रहा है कि जो प्रीमैच्योर मेनोपॉज है उसको कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन पूछ रहा है ना, तो क्या नहीं होगा? तो ऑस्टियोपोरोसिस तो होगा, इनफर्टिलिटी तो होगा क्योंकि पीरियड ही बंद हो गया है, फिर वैसोमोटर सिम्टम्स तो आएंगे, और कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क होता है वो बढ़ जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज हमने पढ़ा था, क्लाइमैक्टेरिक बोलते हैं। फिर कह रहा है हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब स्लीप या मूड डिस्टर्बेंस है पीरियड के टाइम पे, सीन ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं, मतलब मेनोपॉज आ चुका है। ठीक है, जब पीरियड का टाइम मतलब ये मेनोपॉज आता है तो क्या होता है? हॉट फ्लैशेस, नींद नहीं ठीक से आती है, मूड डिस्टर्ब होता है। फिर आता है फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन का MCQ हम तब करेंगे जब पहले उसकी थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है।